हेलो एवरीवन। आइए आज हम जानते हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमिनल्स। ठीक है, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमिनल्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में जानते हैं। ये इंट्रोडक्शंस में हमें कुछ ऐसे की पॉइंट समझने को मिलेंगे जिससे हमें चैप्टर को समझने में, इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमिनल टर्म। ठीक है, पॉलिनोमिनल टर्म होती क्या है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हम फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्या होती है पॉलिनोमिनल टर्म? शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, चलो लिख ही देते हैं। पॉलिनोमिनल टर्म क्या होता है? पॉलिनोमिनल टर्म एक टर्म जिसमें एक हमारा कोफिशिएंट है और एक हमारा वेरिएबल है। मान लीजिए हमने लिया 2x को हम क्या बोलेंगे? ये हमारी एक पॉलिनोमिनल टर्म है। जो नंबर पार्ट है इस पॉलिनोमिनल टर्म में, ये नंबर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये है नंबर पार्ट। नंबर पार्ट को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। और जो अल्फाबेटिक पार्ट है, अल्फाबेटिक पार्ट को बोलेंगे हम वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलिनोमिनल टर्म होती क्या है, पॉलिनोमिनल बोलते किसे हैं। हमें इस तरीके से एक वैल्यू दी होगी, एक टर्म दी होगी, जैसे इसके साथ एक तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होगा और एक अल्फाबेटिक वर्ड होगा। ठीक है, जैसे 2x, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 2x। जो इसमें नंबर पार्ट है, इस नंबर पार्ट को हम बोलेंगे कोफिशिएंट, और जो x वैल्यू है हमारी, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल। समझ आया ना स्टूडेंट्स? ये क्या है? हमारा पॉलिनोमिनल टर्म। ध्यान रखना, नंबर पार्ट होगा कोफिशिएंट और अल्फाबेटिक पार्ट होगा हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ये चेंज भी होता रहता है, नंबर पार्ट भी वेरिएबल भी, टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड मान लो 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो सब है हमारे, ये क्या है? पॉलिनोमिनल टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? पॉलिनोमिनल टर्म्स। ठीक है, चैन ऑफ टर्म्स, जैसे ये इस तरीके से चैन बनी हुई है, ये सिंगल टर्म है, ये 3 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, चैन ऑफ टर्म्स आल्सो कॉल्ड चैन ऑफ टर्म्स आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमिनल टर्म। ठीक है, इस तरीके से जो चैन ऑफ टर्म्स है, इसको भी हम पॉलिनोमिनल टर्म ही बोलते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट। पॉलिनोमिनल हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमिनल टर्म होती क्या है? वो टर्म्स जिसमें एक तो हमारा कोफिशिएंट है और एक हमारा वेरिएबल है, इसे हम कहेंगे पॉलिनोमिनल टर्म्स। और चैन ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स की चैन को भी हम पॉलिनोमिनल टर्म्स ही कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिनल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमिनल्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है? मोनोमियल, बायोमियल,
हम सेकंड को कवर करते हैं, सेकंड टॉपिक को यहाँ। मोनोमियल, बायोमियल और ट्राइनोमियल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ अपना सेकंड टॉपिक कवर कर रहे हैं, टाइप्स। मैं पूरा लिख रही, यहाँ से देख लेना, यहाँ पे सिर्फ टाइप लिख रही हूँ। मोनोमियल, एक एक करके बता रही हूँ। मोनोमियल टर्म्स, बाइनोमियल टर्म, और एक यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड टर्म कौन सी है हमारी। पता है किसी को थर्ड टर्म कौन सी है? ये हमारी फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड, ट्राइनोमियल। कितने टाइप की टर्म्स होती हैं? 3 टाइप्स की टर्म होती हैं। मोनोमियल, जिसमें एक सिंगल कोफिशिएंट और एक हमारा वेरिएबल होगा, ये होगी हमारी मोनोमियल टर्म्स, ठीक है। और जिसमें 2 टर्म्स है हमारी, यानी एक टर्म तो ये होगी, इसमें एक हमारा न्यूमेरिकल पार्ट भी जुड़ गया, ये हमारी होगी बाइनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। अब है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होती है? जिसमें हमारे पास 3 टर्म होती हैं, x+1, ठीक है। यहां से समझ आया? इसमें हमारे पास सिंगल टर्म क्या है? 2x, इसमें 2x+3, ये हमारी होगी बाइनोमियल। और ये जो है 2x² + x+1, ये होगी हमारी ट्राइनोमियल। नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें 3 टर्म्स है वो है हमारी ट्राइनोमियल टर्म्स। और 4 टर्म्स वाले को भी, जिसमें 4 टर्म्स होती हैं, मान लीजिए 2x³ + 3x², ये 4th पार्ट समझ लीजिए, +3x +4 समथिंग, कुछ भी डालो आप, ठीक है। ये हमारा 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स वाले को भी, 4 टर्म्स वाले को भी क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल टर्म्स। इसे सिर्फ पॉलिनोमियल टर्म्स कहेंगे। सिंगल टर्म वाले को क्या कहेंगे? मोनोमियल। 2 टर्म्स वाले को कहेंगे बाइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 टर्म्स है उसे सिर्फ पॉलिनोमियल टर्म ही बोलेंगे, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन में हमने समझा पॉलिनोमियल टर्म क्या होती है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं, बेसिस ऑन टर्म्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लोगे तो आपको चैप्टर क्लियर करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसीलिए इंट्रोडक्शन को अगर एक बारी में समझ नहीं आ रहा, 2 बारी 3 बारी, जब तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट ना हो, क्लियर ना हो, तो उसे समझते रहिए। आगे हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ, पूरा ना लिख के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, एम आएगा यहाँ पे, नॉमिनल
इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स लिख लेना है, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमिनल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमिनल्स। जैसे ये था हमारा वैल्यू, ये हमारा कोफिशिएंट, ये हमारा वेरिएबल, तो जो इसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, 2x, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें अलग अलग तरीके से हमें डिग्री दे रखी है। डिग्री क्या है, जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें हमारा x, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, कुछ नहीं दे रखा तो हम मानेंगे 1। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी डिग्री हमारी 2 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 3 है, ठीक है। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन से भी पता चल रहा है जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमिनल्स, ठीक है। जो ये सिंगल डिजिट सिंगल पावर है, ये चीज भी ध्यान दे लो, अभी सिंगल पावर है इसमें x की, तो हम इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमिनल, लीनियर पॉलिनोमिनल, ठीक है। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमिनल, जिसमें हमारे पास डिग्री 2 है, ये देख लो इसमें डिग्री 2 है, तो इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल, ठीक है। इसमें हमारे पास डिग्री 3 है, तो इसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमिनल। ओके स्टूडेंट, यहाँ से समझ आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमिनल इज कॉल्ड डिग्री, यानी जो भी हमारे पास दे रखी है पॉलिनोमिनल की टर्म्स, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसे कहेंगे पॉलिनोमिनल्स। ये हमारा सिंगल पावर है तो लीनियर पॉलिनोमिनल्स, पावर 2 की वैल्यू में है तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स, और पावर 3 डिग्री में है तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमिनल। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये जो टॉपिक मैं क्लियर करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन के, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो, ताकि कभी भी आपको मान लीजिए अचानक से रिमाइंड करना है, नहीं क्लियर हो रहा, फटाफट नोटबुक निकाली, अपना रिवाइज कर लिया। वीडियोस भी देख सकते हो, रिपीटेड वीडियोस, उससे क्या होगा आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी बार इसे रीड आउट करोगे, उतनी बार आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल्स। पॉलिनोमिनल्स की जीरो क्या होती है, पहला टॉपिक आएगा इसमें हमारा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमिनल, द वैल्यू ऑफ variable for which the polynomial, ठीक है, become equal to 0। यहाँ से समझ आ रहा है जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू, पॉलिनोमिनल में जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो इक्वल टू 0 होगी, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी एक टर्म है, ठीक है। हमारा वेरिएबल क्या है, x है। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे,
2x प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू से अपोजिट साइड जाएगा तो साइन चेंज होते हैं। हमारे पास यहाँ x एज इट इज रहा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 किस चीज में है मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आई हमारी -1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे जीरोस ऑफ x, जीरोस ऑफ x क्या आया हमारा जीरोस ऑफ x आया -1। तो यही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमिनल्स बिकम इक्वल टू 0। ये जो वेरिएबल था हमारा x, इसकी जो वैल्यू आई इक्वल टू 0 के, यानी पहले तो ये इक्वल टू 0 था, अब इस x की वैल्यू जो इक्वल टू 0 में आई क्या आई -1, तो इसे ही हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल्स। क्लियर? किसको क्लियर नहीं हो रहा है एक बार और रिपीट कर लो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है हमारा, ये कोफिशिएंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है, इतना क्लियर। अब कहा गया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्लियर हो गया, विच द पॉलिनोमिनल्स बिकम इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास टर्म्स थी पॉलिनोमिनल की इक्वल टू 0। ये टर्म्स किसके इक्वल है, ये जब इक्वल टू 0 होगा तब ये पॉलिनोमिनल कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -2, ये प्लस का 2 उधर जाके इक्वल टू के साइड में क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, x एज इट इज नोट डाउन किया -2, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया, 2 से 2 कट, 2 1 पे जा रहा है ना, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये जो हमारा वेरिएबल था x, इसकी वैल्यू क्या आई जीरोस की -1, तो इसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल, ठीक है। आगे देखिए, ये हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल होता क्या है। यहाँ पे अब हमें बताया गया है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल इक्वल, किसके इक्वल होता है कोई बता सकता है, टू डिग्री। अभी हमने पीछे पढ़ा डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी टर्म की, ये हमारी डिग्री है, ठीक है। अब इसमें जो भी जितनी हमारी ये डिग्री होगी, इसमें बताया गया है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल इक्वल टू डिग्री, जितनी हमारी डिग्री होगी ना 2 1 3, तो उतने ही हमारे x की जीरोस आएंगी, यानी वेरिएबल की जीरो उतनी ही आएगी जितनी हमारे पास डिग्री होगी। फर्स्ट वाले में क्या बताया गया था कि जो जीरो के इक्वल वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल कहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है जितनी हमारी वेरिएबल की डिग्री होगी उतना ही x की जीरोस होंगी, यानी नंबर। तो हम यहाँ पर देख रहे थे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमिनल इक्वल टू डिग्री, किसके इक्वल होगा, डिग्री के, यानी जितनी जीरोस होंगी उतनी ही डिग्री होंगी। जैसे हम एक टर्म लेते हैं 2x प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। ये टर्म्स हमने ले ली, तो 10 किस पे जाता है, किस पे जाता है भाई 10, सॉरी 2x नहीं, यहाँ पर 10 आएगा, x² प्लस 7x प्लस 10, इसके फैक्टर करेंगे 10 के, 2 5 10 और 5 1 5, तो 5 और 2 हो गया। अब हमारे पास सारी टर्म्स प्लस में है, तो मतलब हमारा क्या होगा, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 7, 2 और 5
7 आ गया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 10। हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ये हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं x कॉमन ले लिया दोनों में से। x कॉमन लेके हमारे पास यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे हमने x बार आ गया, हमारा बचा 2। प्लस में हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया क्योंकि x तो हमारा सिर्फ इस टर्म में, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे x बचा और 5 किस पे जाता है, 2 पे। ऐसे ही हम इस टर्म को खोल के देखेंगे तो क्या बनेगा, 5x 5 2 10, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई टर्म्स यहाँ पे, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ये एक तो ये आ गया x प्लस 5 और एक ये होगी x प्लस 2। तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ये। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, बीच में लाइन लगा के x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाके इसका हो जाएगा। यानी ये जो हमारी डिग्री 2 थी, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोस क्या आया, 2। इस पॉइंट का यही मतलब है, और ये सब एग्जाम्पल से समझाने का यही आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट था कि आप ये समझ पाओ, ठीक है। यानी जितनी हमारी डिग्री होगी उतनी ही हमारी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। ये हमारी नंबर ऑफ जीरोस है, यानी जीरोस की हमारी वैल्यू क्या थी वेरिएबल की, ये यहाँ पे -2, यहाँ पे -5। और ये डिग्री कितनी आई, ये 2 आई, क्योंकि हमारे पास डिग्री यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू भी 2 बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। यानी हम ग्राफ पर ज्योमेट्रिकल तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का पता कैसे लगाएं, ठीक है। यहाँ तक हमने किया था, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, यानी x सरफेस पर जो भी हमारे पॉलिनोमियल हैं उसके बारे में हम जानते हैं। y1 ये हो गया हमारा x1, ठीक है। यहाँ पर है हमारी वैल्यू ऑफ 0, ये क्या है 0, क्या है ये 0। यहाँ पर हमारा आएगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इस तरीके से हम ग्राफ पर दिखाते हैं नंबर, x एक्सिस y एक्सिस, x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस, ठीक है। एक तो यहाँ तक मैंने बताया आपको ग्राफ पर कैसे शो होता है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम अपने जो नंबर ऑफ जीरोस है उन एक्स एक्सिस पर कैसे देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक ग्राफ ये बना, ठीक है। ये तो कहीं से भी इसका रिलेशन एक्स के साथ नहीं है, एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा हमारा इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें ये कहीं भी एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा, यहाँ पर ये हमारा यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पे 1 टाइम टच किया इसने, अच्छे से देख लो, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे टच करके चला गया, यहाँ टच कर रहा है, जीरोस हो गया। अब एक ग्राफ हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आया, यहाँ टच किया, फिर अपवर्ड, फिर डाउन, अप डाउन एंड अप। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा,
क्या होगा, 1 बार टच किया, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ, थर्ड। ठीक है, यानी जब भी हम ग्राफ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, तो जो एक्स एक्सिस पर टच या कट करेगी जितना टाइम, तो वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होगा। यानी हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पर भी लाइन एक्स एक्सिस पर टच या कट करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। लिख देते हो, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, जहाँ पर भी लाइन एक्स एक्सिस पर कट या टच करती है यानी नंबर ऑफ टाइम्स टच या कट करेगी तो उतने ही हमारे जीरो होंगे। कट या टच के नंबर या उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम ऐसे लिख सकते हैं, wherever the line touch on x-axis and cut on x-axis, the number of those cut and touch we count number of zeros, यानी उतने ही हमारे नंबर होंगे जितनी जगह वो कट और टच करेगी। यहाँ से आपको पता लग गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, px क्या होगा, जहाँ पर भी हमारी लाइन टच करेगी वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पर लाइन टच नहीं कर रही तो नो जीरो। अभी मैंने बीच में एक और ग्राफ दिखाया था, मान लीजिए ये वाली है वो लाइन, तो ये एक जगह टच कर रही है तो हमारा नंबर ऑफ 1 आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा एक ग्राफ ये बन रहा है, तो ये कितनी जगह टच करिए, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ जीरोस आ गई 3। यानी कि लाइन जो भी हमारी लाइन है, वेयर एवर एक्स एक्सिस कट एंड टच आवर लाइन, द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दैट। यानी जितनी भी जगह एक्सिस पर कट या टच करेगी हमारे ग्राफ की वैल्यू और जीरोस की वैल्यू उतनी ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमिनल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमिनल क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन भी बोल सकते हो और पॉलिनोमिनल भी। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड, क्या होती है 2x² प्लस यानी 2 लगा लो या x² 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी इसको हम, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax² bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखिए, ए क्या है हमारा कोफिशिएंट, बी भी हमारा है कोफिशिएंट। क्या है, ए क्या है कोफिशिएंट, बी क्या है कोफिशिएंट, एक्स क्या है वेरिएबल, क्या है एक्स वेरिएबल, यहाँ पर भी एक्स क्या है
वेरिएबल, और ये c जो है ये है हमारा कांस्टेंट। c क्या है हमारा कांस्टेंट। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होते हैं वो पता लग गया। x तो हमारे वेरिएबल हैं जो ये a और b है, ये कोफिशिएंट, और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना ये। अब देखिए आगे। इसकी दो टर्म्स, दो तरीके से हम रिलेशंस का पता लगाते हैं, रिलेशंस बिटवीन। ये हम सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। सम ऑफ zeros and product of सेकंड के लिए फर्स्ट, ये सेकंड प्रोडक्ट इट्स जीरोस। इसके हमें फार्मूले दिए गए हैं सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए। इसे हम कैसे शो करते हैं? सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से भी शो करते हैं, और प्रोडक्ट इट्स जीरो के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। इस तरीके से हम इसे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी टर्म क्या निकलेगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो x का कोफिशिएंट है, ये तो वेरिएबल है, x वेरिएबल होगा और ये कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मार्कर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाली टर्म्स में आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a। ये हमारा सम ऑफ इट्स जीरोस निकालने का फार्मूला है। यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया होगा तो हम इस तरीके से वहाँ ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट, यानी c अपॉन ए। c अपॉन ए तो हम किसके लिए यूज करेंगे? अल्फा इंटू बीटा के लिए, और अल्फा प्लस बीटा के लिए हम माइनस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मींस अगर मल्टीप्लिकेशन निकालनी है जीरो की, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो हम ये वाले टर्म्स यूज करेंगे कांस्टेंट अपॉन में a, यानी कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए इसे एक फॉर्मूले के, इसे एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। ये फॉर्मूला तो उतार लिया होगा आप सबने। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमें पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी? जब हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यहाँ पर हमारा एक कोफिशिएंट b के साथ कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म होगी इक्वल टू 0 होगी, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखते हैं हम, मार्कर्स को पता नहीं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ये इक्वेशन ली है।
हमें पता है जो हमारी मिडिल टर्म होती है यानी x के कोफिशिएंट के साथ जो टर्म होते हैं उसे हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का एक तरीका क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आए नहीं पता भाई, तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर कर लेंगे। जो हमारी कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर से हमें पता लग जाएगा मिडिल टर्म्स के फैक्टर क्या बनेंगे स्प्लिट करने के लिए। 2 5 10 और 5 1 5। ठीक है, हमारे फैक्टर क्या बने 2 और 5। इससे हमें ये जो फैक्टर बनेंगे इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि अरेंज करके प्लस करें तो हमारा 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 5 10। टर्म्स क्लियर है। और 2 + 5 क्या आया हमारा 7, यानी जब हम 2x + 5x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x। और इसमें सबसे पहले ये क्लियर हो गया ना, इसमें पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आया। फिर जो हमारे पास ये मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके हमारा क्या आना चाहिए, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो हम इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर से हमारे पास ये वाली वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। हमारा क्या आया था 2x + 5x, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x² + 2x + 5x + 10। ये स्प्लिट करके लिख लिया हमने ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे x यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर x बचा, x ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ 2। प्लस का निशान एज इट इज रहेगा, माइनस का होगा तो वो भी एज इट इज रहेगा। आगे देखेंगे अगर क्या होता है। यहाँ से हम लेंगे 5 कॉमन, क्योंकि x दोनों में नहीं है, दोनों में क्या है यहाँ 5 और ये 10 है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारा एज इट इज x बचा और किस पे जा रहा है ये 5 2 पे जा रहा है तो इक्वल टू 0। ये 0 लगाना जरूरी है वरना मार्क्स कटते हैं इसके। x + 2 एक टर्म होगी, x + 5 और ये 0। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, यानी zeros of x आ जाएगा। zeros of x बीच में लाइन लगा लेते हैं। x + 2 = 0, x + 5 = 0, यानी x = -2, x = -5। इसे हम एक को बोलेंगे अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा। ठीक है, ये जो हमारे टर्म्स एक वैल्यू आएगी ये इसे बोलेंगे अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा। अब हमें क्या करना है, इसे इरेज कर देते हैं। ये हमारी अल्फा क्या हो गया -1, बीटा क्या हो गया -5। अब हम देखते हैं, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमें। अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या फार्मूला है हमारा, हमारी स्टैंडर्ड टर्म ये होती है ax² bx और c। अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं x² + 7x + 10 = 0, यानी हमारा c क्या है 10 और b क्या है हमारा 7 और a हमारा सिर्फ 1 है, यानी कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसे 1 मानेंगे। यानी सम ऑफ जीरो निकालने का फार्मूला है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे एज इट इज। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, x² जो भी है हमारा कुछ वैल्यू नहीं है तो a की जगह हम सिर्फ 1 पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा =
ये हमारा प्लस में था, अगर ये हमारा नेगेटिव में होता तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव में लिखते, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है तो हम एज इट इज लिख देंगे माइनस बी कोफिशिएंट, यानी माइनस बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। हमारा अल्फा क्या है -2, प्लस में बीटा क्या है -5, यानी हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है इस टर्म्स के। तो हम यहाँ पर -2 प्लस -5, ये हमारा, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, -7, यानी हमारा सम ऑफ जीरोस क्या आया, इसके इक्वल आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसी तरीके से करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फार्मूला पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हमारे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन ए। ये फार्मूला आपको अपने माइंड में सेट करना है कि अल्फा इंटू बीटा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है हमारा -5। ठीक है, और सी हमारा क्या है, सी क्या था हमारा 10, ए क्या है हमारा 1। ठीक है, ओके। जब दो साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन कट जाते हैं या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 2 ज़ा 10, यानी ये वैल्यू आई हमारी 10। आज तो भाई मार्कर ने बहुत परेशान कर दिया। अगर मल्टीप्लाई में दो साइन माइनस के होंगे तो प्लस हो जाते हैं या फिर कट जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10। और यहाँ पर हमारा क्या आया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब लगाओ या ना लगाओ इक्वली है बात, तो हमारे पास रहेगा 10 ही। तो 10 इंटू 10 यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरीके से हम जो है ये रिलेशंस पता लगा सकते हैं कि हमारी जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ये तो हमारी जीरोस आई थी, जो x की जीरोस वैल्यू को हम अल्फा डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर हम बीटा डिनोट कर रहे हैं इसमें। और जो हमारे ये कोफिशिएंट है इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा एक टॉपिक रहता है हमारा लास्ट, इसमें पूछा गया है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स फाइंड करने हैं, तो हम ये किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमिनल या सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पॉलिनोमिनल नहीं आएगा, सॉरी, सम ऑफ जीरोस प्लस में यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। यानी जब हमें अल्फा और बीटा दिया हो तो हम उस कंडीशन में अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, मान लीजिए हमें अल्फा दे रखा है, वो जो हमने सोल्व किया था उसी तरीके से देख लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है
-7 है और अल्फा इंटू बीटा हमारा 10 है, जो अभी हमने सोल्व किया था उसी को लेके चलते हैं। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है -7 और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है, क्या दिया है 10, यानी हम इसे बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस हमें 7 दे रखा है माइनस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10 दे रखा है। ये दो वैल्यू दे रखे हैं, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ x भी आएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम x², अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें 7 प्लस में 7x और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, यानी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो एज इट इज, यानी सम ऑफ जीरोस को एज इट इज लिख के हम यहाँ x तो लगाएंगे फॉर्मूले में, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है इन दोनों का मल्टीपल वो ये है, इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर का हुआ कंप्लीट। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बारी, इससे आपको चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। वेट एंड वॉच फॉर एक्सरसाइज 2.1।